अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश है, खैरियत से हैं? दुरूद शरीफ पढ़ लें फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? चलो जी, क्या पढ़ा अभी तक चैप्टर 1 में? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अलावा तो एक हल्का सा टेस्ट ना कर लें रैंडम बेसिस पे, है ना? हमने सोचा था कि एक दिन में टेस्ट हमेशा रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, टेस्ट ओरल फॉर्म में भी किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं ना, रैंडम कुछ बच्चे पिक करते हैं जो ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं आज। सर आपकी शर्ट का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारा सैंपल ही गलत। फ्रंट रो से देखते हैं, माशाल्लाह सारे सफ़ेद में हैं सिवाय आपके। सर कैसे हैं आप? आज फर्स्ट डे तो नहीं, आज सेकंड डे, यानी कि कल आप थे। तो मुझे ये बताइए IAASB क्या काम करती है? इसका काम क्या है? अब सब ने किताबें, नोट्स अब खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी, IAASB का मेन रोल क्या है? वन लाइनर, रिवाइज नहीं किया, चलें आपके बिल्कुल इमीडिएट पीछे चले जाते हैं। IAASB का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। फुल फॉर्म बता दें IAASB। क्या बात, इसका रोल क्या है? कौन सा? अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। IESBA ये किस चिड़िया का नाम है? ठीक हो गया यार, आगे आ जाए, जगह बहुत ज़्यादा है। इतना पीछे से ना तो ये आपको सही से व्यू होगी और मेरी आवाज़ भी शायद एंड तक उतनी ना पहुंच पाए, तो करीब आ जाए, कुछ नहीं कहता, आ जाए आ जाए। अच्छा जी, ये एश्योरेंस क्या होती है? आप में से मिस्टर ब्लैक शर्ट जिनके पास प्यूमा लिखा हुआ है जी, ये एश्योरेंस क्या होती है? अकाउंट्स के अलावा किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने का नाम क्या है? एश्योरेंस। तो फिर अकाउंट्स की वेरिफिकेशन किसको कहेंगे? ऑडिट को कहेंगे। हमारी किताब का नाम क्या है? ऑडिट एंड। तो कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑडिट पे मुश्तमिल हैं? सारे? एक छोड़ के, तो कौन सा छोड़ के? और चैप्टर नंबर कौन सा? आवाम में इस वक्त तजस्सुस पाया जाता, बुक लेके हैं। देखिए अभी आपने मुझे खुद ही बताया ना कि कैफ 8 का नाम क्या है? ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी किताब होगी जिसमें कुछ बातें ऑडिट की होंगी और कुछ बातें। तो कितनी बातें ऑडिट की हैं? किस किस चैप्टर ने ऑडिट के ऊपर बात की है? 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके इट इज़ अबाउट ऑडिट एंड 15th इज़ रिव्यू, जो कि अदर देन ऑडिट है। इसलिए किताब का नाम क्या है? ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो एश्योरेंस बेसिकली दो तरह की हो गई, एक वो जो कि अकाउंट्स वाली है और एक वो जो अदर देन अकाउंट्स वाली। और अकाउंट्स वाली में मज़ीद दो बातें, ऑडिट और रिव्यू। यहाँ तक क्लियर है? ये IAS 1
कौन सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है? IAS1, क्या ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है? क्या ये एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है? तो ये स्टैंडर्ड कौन सा? अकाउंट्स का स्टैंडर्ड है। ये आपको मिलेगा IFRS में। IAS1 हमें कहता है कि एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। क्या ये कहता है? तो ज़रा बताना पसंद करेंगे कितनी स्टेटमेंट्स इस पे मुश्तमिल होती हैं? नाम बता दें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज, नोट्स, चेंजेस इन इक्विटी, कंपैरेटिव्स, नोट्स, वो सारा उसमें कवर हो जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल पूछते हैं। ये स्टीवर्डशिप किसे कहते हैं? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे क्या काम करना? ठीक है, स्टीवर्ड कहते हैं बेसिकली एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी को चला रहा है, कंपनी को डायरेक्शंस दे रहा है, और हम उसको आसानी के लिए एक लफ्ज़ कह सकते हैं, डायरेक्टर। डायरेक्टर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि शेयर होल्डर के दो एजेंट्स होते हैं, एक डायरेक्टर और एक ऑडिटर? क्या ये जुमला ठीक है? शेयर होल्डर या ओनर, चले, ओनर के दो एजेंट्स, एक स्टीवर्ड यानी कि डायरेक्टर और उसकी टीम, और एक ऑडिटर। ऑडिटर मोस्टली इंडिपेंडेंट होते हैं, मगर एजेंसी का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? डिपेंडेंसी। मगर ज़रूरी थोड़ी है, कुछ एजेंट्स तो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओनर है उसके दो एजेंट्स हैं, एक जिसने अकाउंट्स बनाए और एक को वो बुला के लाया कि उस बंदे के अकाउंट्स को आके चेक करो। ठीक है, ये ट्रू एंड फेयर की कोई एग्जाम्पल चाहिए मुझे आपसे, एग्जाम्पल चाहिए मुझे जिसमें ट्रू भी आए और फेयरनेस भी आए। अगर किसी सही बंदे ने बनाई हो, यानी कि अगर इन्होंने बनाई हो तो सही नहीं होंगी। नहीं, मज़ा नहीं आया जी। जैसे एक कार है, उससे किस अकाउंट में अकाउंट फॉर करना है, वहाँ पर जहाँ करना था वहीं लिखी हुई है, उसकी जितनी वैल्यू है वो एग्जैक्ट लिखी हुई है, तो वो ट्रू एंड फेयर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। आप एक जगह पे पहुंचे ऑडिट करने के लिए, और आपने ऑडिट करना है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? IAS2। तो मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि सर ये हमारी इन्वेंट्री है, इसकी कॉस्ट है 50 मिलियन और ये काफ़ी टाइम से सेल नहीं हो रही। तो आपने अकाउंट्स देखे, अकाउंट्स पे उसकी वैल्यू आ रही थी 50 मिलियन। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या ये 50 मिलियन की अमाउंट सही होगी या नहीं? NRV। NRV, ये NRV क्या होती है? ये NRV क्या होती है? बस ये होती है। ठीक है सर, ये NRV क्या होती है? सर ये NRV क्या होती है? नहीं, वो तो हम सबको पता है, आपका साबुन वाकिफ लोग है। NRV का मतलब बताएं, फॉर्मूला बता दें। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू, और कुछ और भी आता है, कॉस्ट टू कंप्लीट। तो मैनेजमेंट कह रही कि सर 50 मिलियन, और आपको डाउट पड़ गया किस चीज़ का? कि ये लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV होनी चाहिए। ऐसा डाउट क्यों पड़ा था आपको? रीज़न क्या थी? ये डाउट क्यों ज़हन में आया? आप क्यों स्केप्टिक हुए? सेलिंग और
सेल नहीं हो रही थी, करीब करीब एक्सपायरी की जा रही थी, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट को हमने नीचे लेकर आना है। तो एनआरवी के बारे में उनको नहीं पता, यानी कि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई नॉलेज नहीं है, वो देसी लोग हैं। तो क्या ये वैल्यू 50 मिलियन की ट्रू एंड फेयर है या नहीं है? नो सर, ट्रू नहीं है या फेयर नहीं है? ट्रू नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे शो हो रही होगी? करंट एसेट्स में। तो असल वैल्यू 50 होनी चाहिए, 50 से ऊपर या 50 से कम? 50 से कम। कितनी कम? जितनी एनआरवी। और एनआरवी क्या आप जाके बतौर ऑडिटर निकाल के देंगे उनको? क्यों? मतलब अगर आप निकाल दें तो क्या इशू होगा? जी मिस, क्या इशू होगा? लास्ट रो, क्या इशू होगा? बिल्कुल, वो तो काम उनका है, हमारा काम तो नहीं है। तो अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि चले आप भी तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम ज़रा देसी लोग हैं, हमें नहीं पता ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, ज़रा आप निकाल दें जल्दी से, आप तो हमसे भी जल्दी निकाल सकते हैं, तो क्या नुकसान होगा इसमें? अगर आप निकाल दें, फर्ज करें आपने 30 मिलियन निकाल दी, तो क्या नुकसान है? क्या आपकी इंडिपेंडेंस रहेगी? क्योंकि आप अपने ही निकाली हुई वैल्यू को क्या कर रहे होंगे? तो ऑडिटर को क्या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? यही इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई की गई है। वैल्यू ठीक है, तो क्या मसला? फेयर नहीं, फेयर नहीं। यहां तक सारे क्लियर है? ये मटीरियलिटी किसे कहते हैं? सर, लुइस की कैप। ये मटीरियलिटी क्या होती है? जितनी अमाउंट है उसी अमाउंट से हम उसको आगे कोई एक आसान सी स्टेटमेंट दे दें, आसान सी कोई बात अगर बता सकें, कोई देसी मिसाल भी चलेगी, मुझे कोई मसला नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ आपके पास, ताकि आपका हौसला बन जाए। हुक्म करें। देखा ना भाई, बोलना शुरू हो गया। सिग्निफिकेंट वैल्यू जो माइक है, और कुछ नहीं है। नहीं, मज़ा नहीं आया। सर, मटीरियलिटी किसे कहते हैं? सर अगर 10 करोड़ रेवेन्यू या प्रॉफिट है, उसमें से अगर 5 करोड़ का समझ नहीं आ रही कहाँ पे, तो ये मटेरियल है। और अगर बिल्कुल ही थोड़े से पैसे हैं, 1000-2000, तो ये मटेरियल। भाई ने कहा अगर ज़्यादा पैसे हैं तो मटीरियल है, कम पैसे हैं तो इममटीरियल है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? क्या इस बात से एग्री किया जा सकता है? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मैं एक इसमें नॉर्मली टिपिकल मिसाल कोट करता हूँ अक्सर। एक सेठ हो, उसकी जेब से 500 रुपया गिर जाए, क्या उसको फर्क पड़ेगा? एक मजदूर, उसकी जेब से 500 कम हो जाए, उसको फर्क पड़ेगा? अमाउंट तो वही है, नोट भी वही है, वैल्यू भी वही है, हालात फ़र्क हो गए। तो वही 500 का नोट एक बंदे के लिए मटेरियल है तो दूसरे के लिए मटेरियल नहीं। क्या यहाँ तक हम सारे क्लियर जा रहे हैं? सर, ये रिव्यू क्या होता है? रिव्यू किसे कहते हैं? रिव्यू को डिफाइन कर दें। क्लासें ली में सारी अभी तक की? कब से आप आए वो? फर्स्ट 2 लेक्चर्स लिए थे, तो बस उसमें रिव्यू था। रिव्यू किसे कहते हैं? ऑडिटर जब रिव्यू करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब मैच करता है और उसके स्टैंडर्ड्स के साथ होती है। नहीं, वो तो एश्योरेंस की बात कर रहे हो। रिव्यू किसे कहते हैं? जब सफिशिएंट टाइम लिमिट ऑडिटर्स को, तो वो सिर्फ जब सफिशिएंट टाइम लिमिट सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता ऑडिटर नहीं मिलता, को, सिर्फ मटेरियल चीज़ों को तो वो सिर्फ मटेरियल मोटी मोटी चीज़ों को पकड़ के क्या करता है? चेक कर लेता है कि वो सही बनी है या नहीं बनी, और उसकी बेस पे फैसला करता है कि अकाउंट्स ठीक होंगे या नहीं। ये जो रिव्यू होता है और जो ऑडिट होता है, ऑडिट हम कराते हैं पूरे साल के बाद, रिव्यू कब कराया जाता है? इंटरिम में कराया जाता है। इंटरिम ऑडिट पे रिव्यू होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? रिव्यू कब होता है? क्या आप लोगों ने कैफ 7 पढ़ा हुआ? यस सर।
ज़रा हाथ खड़ा करें। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉलेज की अटेनमेंट और एक होता है नॉलेज को मेंटेन रखना। कैफ 7 में बहुत ही बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है कि रिव्यू कब कराया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हाँ, हाफ ईयरली पे। जैसे ही 6 महीने के अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसका क्या कराया जाता है? रिव्यू। और जब साल के पूरे हो जाएं तो ऑडिट। ओके, क्या? हाँ, उसी टॉपिक में लिखा हुआ है, टॉपिक वही है। अच्छा जी, ये ऑडिट पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस होती है या नेगेटिव? और रिव्यू नेगेटिव होती है। ऑडिट में हम कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। इस लाइन को बता सकते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव फॉर्म? वो तो आप मुझे रीजनेबल की डेफिनेशन दे रहे हैं ना, मैं पॉजिटिव फॉर्म वर्ड की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द वर्ड पॉजिटिव फॉर्म? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देना, जैसे इन आवर रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड। तो अगर मैं ये लिखूं, नजर आ रहा है? क्या ये पॉजिटिव फॉर्म है या नहीं? क्या ये पॉजिटिव फॉर्म है या नहीं? जो कह रहा है नहीं, जरा हाथ खड़ा करता। 1 2 3 4। आप में से सारे एग्री करते हैं? आप में से? अच्छा, आपको क्यों नहीं लग रही कि ये पॉजिटिव फॉर्म है? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसको मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि तुम्हारे अकाउंट्स खराब बने हुए हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। भाई ने एक वर्ड यूज किया, नेगेटिव टोन। नेगेटिव टोन। देखो, तुम्हारे अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं या तुम्हारे अकाउंट्स खराब बने हुए हैं, क्या ये बात मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ उसको? क्या घुमा के कह रहा हूँ उसको? नहीं। तो ये मेरी क्या होगी? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। पॉजिटिव का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा हम कहें कि ट्रू एंड फेयर व्यू ही दे रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमने जो बात की है बिल्कुल डायरेक्ट की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके की है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और अगर मैं ये कहूँ, बल्कि मैं क्यों कहूँ, आपको आनी चाहिए ना, रिव्यू में हम कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं? सर, nothing has come to our opinion that causes that accompanying financial statements। यार, आपको तो ऑडिट आ गया। चैप्टर 1 तो आप लोगों ने खड़का के रख दिया। अगला सवाल पूछूं? पूछ लेता हूं। क्वेश्चन ये है, और उसके बाद फिर हम सवालों पे आते हैं। एक लाइन लिखी होती है, डिसरप्शन टू मैनेजमेंट। ये डिसरप्शन क्या होती है? सुभान अल्लाह। मैनेजमेंट को तंग करने का नाम क्या है? चलो जी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 तरह के सवाल आपको अक्सर एग्जाम में नजर आते हैं। अगर आप लोगों ने पहले बीलो सीलो पढ़ा हो तो इन टाइप्स के आप वाकिफ होंगे। पहली टाइप है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ये कौन से होंगे? जो बिल्कुल ही सीधे सीधे उसने टेस्ट किए हैं, इसमें कोई चीज़ उसने घुमा के टेस्ट नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल, डिफाइन स्टीवर्डशिप, डिफाइन ऑडिट, डिफाइन अश्योरेंस। अश्योरेंस के 5 एलिमेंट्स बता दें,
एडवांटेजेस बता दें, डिसएडवांटेजेस बता दें। तो ये कैटेगरी कौन सी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड और टाइप 1। आइए देखते हैं ऑटम 2009 से लेकर रीसेंट अटेम्प्ट तक कितने सवाल उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे। तो इसमें हमने करना क्या? यू हैव टू सिंपली राइट द आंसर्स। कहाँ से पिक करेंगे? और क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए? मुझे कोई स्पेसिफिक पैटर्न इस पे नहीं चाहिए। सर ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6। शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। ब्रीफली हाईलाइट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर? कोई सी 4 बता दें चलें। हाँ जी, अकाउंट्स बनाना सबसे आसान, तो आपने बता दी। हर चीज़ को चेक करना और उसके बाद उनको मतलब रिव्यू अपने बनाए अकाउंट को देखना। अकाउंट्स बनाने ही आपने उसी बात को बस घुमा दिया। जी मिस, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां अकाउंट्स को लेकर ऑफ कंपनी, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें और सेल्स को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दें। नहीं, अकाउंट्स को बनाना, उन अकाउंट्स को ऑडिटर तक पहुंचाना, ऑडिटर की हेल्प करना, जब जब ऑडिटर जो जो चीज़ें मांगता है रिगार्डिंग दोज अकाउंट्स उनको प्रोवाइड करना। तो ये सिंपल, इसको भी छोड़ते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट और उसकी क्या बताएं इंपॉर्टेंस। ये क्या होती है? लास्ट रो में से कोई भी अगर आप आंसर करना चाहें, बिल्कुल लास्ट रो। ये व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? जी जी बताओ। ठीक है, और कोई इसमें निखार पैदा करने में इंटरेस्टेड हो? जी, व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? सर ये अपने प्रोफेशनल स्किल्स और अपने जो आपने स्टडी किया हुआ है उसकी बेस पर किसी भी चीज़ को जज करना और फिर उस पर डिसीजन देना। ठीक है, आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं डे 1 पे, आप कौन सा एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जाएंगे? सिर्फ किताबों की नॉलेज का? क्या और कुछ आपके पास होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? किताबों की नॉलेज। उस वक्त आप अगर कोई कमेंट पास करें कि मुझे लगता है कि ये एंटिटी ना 5% की बजाय अगर 10% डेप्रिसिएशन लगाए ना तो मज़ा आए, क्या कोई आपकी बात सुनेगा? नहीं। बट अगर यही कमेंट आपको 2.5 साल के बाद पास करें तब सुनेगा, बिकॉज विद टाइम आपने क्या हासिल कर लिया? एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स। तो उस वक्त आपकी जजमेंट क्या होगी? ज़्यादा। तो क्या ये सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है? अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो किताब में भी या नोट्स में भी आपको एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन और उसके साथ क्या मिलेंगे, उसके इंपॉर्टेंस। तो वो आपने उठा के एज इट इज छाप छूप देना। ऑटम 15 ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन इंश्योरेंस क्लाइंट। हाँ जी, कितनी होती हैं? 2 या 3? एश्योरेंस क्लाइंट को कितनी दे सकते हैं? 2। कौन सी 2? रीजनेबल, मॉडरेट। रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ बट डज नॉट, तो वो आपने बता देना। अच्छा, इस सवाल में बाकी सवालों को अगर हम देखें तो एक चीज उसने एक्स्ट्रा डिमांड की है, एग्जाम्पल्स। तो पॉजिटिव फॉर्म की एग्जाम्पल क्या है? ऑडिट। मॉडरेट की क्या है? हाँ, चलें नीचे आए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या पूछ रहा है?
6 नंबर के लिए 3 डेफिनेशन, स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और ट्रू एंड फेयर व्यू। बता सकते हैं? इसमें कोई बहस की बात है, कोई डिबेट की बात है? नहीं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ें जरा। कोई से 4 एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, पीछे कोई से 4। 3, भाई ने कहा 3 पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है, आगे वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। सूटेबल क्राइटेरिया और एश्योरेंस। ये 3 पार्टी में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं भाई? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर। आसान है? अब आप मुझे बताएं, अगर आपने एक अच्छे लेवल पे, एक मुनासिब लेवल पे पेपर को तैयार किया हो, क्या ये सवाल मुश्किल है? अगर आपको एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ जाए 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। हमने एक सवाल स्किप किया था, लिस्ट द 3 रीजंस व्हाई ऑडिट एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी रादर देन, तो बताएं। उसने 3 मांगे, मैं आपसे 6 पूछता हूं, और 6 लाइन से पूछने मैंने। क्या कोई लाइन में 6 बच्चे बैठे हुए हैं? यस, मैं खुद नीचे आ जाता हूं। सर कोई बात नहीं, मैं एक ऐड कर लूंगा। पहली रीजन, हम अकाउंट नहीं बनाते तो हमें क्या पता उसको क्या हुआ है। चूंकि हम अकाउंट्स नहीं बना रहे तो हमें क्या पता है कि उस वक्त क्या हुआ है, तो उसमें पॉइंट क्या हुआ? हमें पता ही नहीं है, कंक्लूजन कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कि भाई कहना चाह रहे हैं कि चूंकि हम अवेलेबल नहीं होते हैं साल के पूरे 12 महीने, उसके बाद जो भी हमें अकाउंट्स वो लोग देते हैं, हम मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि यही अकाउंट सच्चे बने होंगे। एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर क्या बनी होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थैंक यू। ये एस्टिमेशन के आसपास ही फिर रहे हो, कोई नया पॉइंट निकालो, सोचो, कर सकते हो तुम, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कर लो, बता दो, यकीन मानो तुम कर सकते हो। सर मुंह बोली बात तो होती है, अब आंखों देखी चीज़ें नहीं होती। वो तो आपने उसका उर्दू तर्जमा कर दिया। कोई रीजन बताइए ना। एविडेंस जो होता है वो तो क्वेश्चन है, परसुएसिव होता है। यानी कि 5 बच्चों में से सिर्फ मुझे 2 पॉइंट से मिल पाए हैं, तो मेरा सैंपल फिर से खराब हो गया। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। जी सर। टाइम नहीं होता हमारे पास। वो तो आपके पास वैसे टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, इनके पास टाइम नहीं होता। 3-4 महीने के लिए आते हैं और फिर भी इनके पास टाइम नहीं होता। कुछ दिन में नहीं आ रहा। सर जो एविडेंस होता है उसका हमें कंफर्म नहीं होता, हम सिर्फ अजम्पशंस ले रहे होते हैं उसके बाद क्या हमें। वो पॉइंट हो गया, वो बात सही है मगर पॉइंट हो गया। एरर्स वगैरह हो सकते हैं स्टेटमेंट्स में, एरर्स वगैरह हो सकते हैं। एरर्स हो सकते हैं स्टेटमेंट में, तो ठीक है, हम मानने पे मजबूर हो जाते हैं। समझ आ गई। कॉस्ट ज़्यादा होती है ऑडिट की, कॉस्ट ज़्यादा होती है ऑडिट की, जिसकी वजह से हम उनको 12 महीनों तक अफोर्ड। सर फ्रॉड की बात होगी, समझ आ गई, कॉस्ट ऑफ ऑडिट वो हो गया है। ऑडिटर यूजेस रूटीनली यूजेस सैम्पलिंग रादर देन टेस्टिंग। सैम्पलिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हम लोग 100% डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई नहीं कर सकते। टाइप 1 सवाल समझ आया? ये करना कैसे है? उठा के आपने क्या करना है, और कोई स्पेसिफिक पैटर्न मुझे नहीं चाहिए। आए टाइप 2 पे। ये कौन से होते हैं? सीम्स लॉजिकल। जो लग रहा है कि लॉजिकल है मगर रिक्वायरमेंट ये साबित कर देती है कि ये सवाल कौन से हैं। स्टेप 1 पढ़े जरा। आपने क्या करना, जस्ट गिव अ, और उसके बाद कॉपी पेस्ट द। अगर आप गौर करें तो जो स्टेप 2 है ये बेसिकली क्या है?
टाइप 1। पहला सवाल रीड करें। हाँ जी, कंपनी का नाम बता दें मुझे इसमें से पहले, इस सवाल को ब्रेक करते हैं। कंपनी का नाम बताएं। रूफ लिमिटेड। और ये चाहती है कि अपनी कंपनी का ऑडिट करवाए किससे? हैं? हाँ हाँ भाई, सवाल तो पूरा पढ़ लें। ये भाई साहब कौन है उस कंपनी के? ऐसी बात ना करें आप लोग। तो ऑडिट करवाना चाहती है, फर्ज करें आपसे, और उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट क्या की है कि क्या दें? दे सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? तौबा तौबा अस्तगफार, हम ये नहीं देते, हम ऐसा गलत काम। मगर क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट। अब देखें, सवाल में नाम आ रहे हैं, एक सिनेरियो उसने उठा के बिल्ड किया है, मगर अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस। सर जी कितने पॉइंट्स मांग रहा है आपसे? नंबर कितने हैं? ये एक नंबर क्या आपको मुफ्त में देगा? हाँ, हाँ, ये क्या लिखा हुआ था? तो अगर आप शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग इनहेरेंट लिमिटेशंस, हम लोग ये वाली इंश्योरेंस नहीं दे सकते, 1 2 3 4, कहानी ख़त्म, तो शायद आपको 5 में से कोई 2-2.5 नंबर दे के फारिग कर देगा। एक तो आपने उसमें इन कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना, दूसरा उसने वर्ड यूज़ किया है ड्राफ्ट एंड अप्रोप्रिएट, यानी कि आपको एक फॉर्मल रिप्लाई तैयार करना पड़ेगा। और फॉर्मल रिप्लाई या ईमेल्स पे होता है या लेटर्स पे होता है। सवाल में क्या था? तो आपको एक लेटर का फॉर्मेट पहले खोलना पड़ेगा। आता है? जाए PRC 1 करके आए, फिर से BWCS करके आए। भाई सिंपल यार। 2, उसके बाद क्या आता है? उस बंदे का नाम, उसके बाद नीचे क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद कहानी, उसके बाद एंड पे क्या आता है? रिगार्ड्स और फर्म का नाम या प्रैक्टिशनर का नाम या ऑडिटर का नाम। तो एक ऐसे फॉर्मेट पे आपने उसको क्या बतानी है? 4 रीजंस। दिखने में ये सवाल आसान है, मगर इसकी प्रेजेंटेशन के नंबर है, इसकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स है। ये सवाल पढ़े। हाँ जी, सवाल क्या कह रहा है? क्या मांग रहा है आपसे? आपकी खुशी छीन रहा है आपसे। सवाल कह रहा है कि हमने आपको कुछ बातें लिख के बताई हैं, हमें इन 2.5 लाइनों में से या 2.25 लाइनों में से गलतियां निकाल के बताओ कि ये बात ठीक लिखी है या नहीं लिखी। आइए तोड़ते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ, क्या यहां तक बात ठीक है? एंड इज अ गारंटी करते हैं? क्यों? क्योंकि गारंटी क्या है? एब्सोल्यूट। ये हाई लेवल होती है मगर एब्सोल्यूट। और रीजंस क्या होते हैं? क्यों? दैट इफ ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद आइजा, it will always detect a material misstatement whenever it exists. Always? Always नहीं। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हम लोग पकड़ सकते हैं मगर मिस होने का चांसेस होता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट। क्लियर है? चलें आगे। वे ऑटम 19 जरा देखें ऊपर वाला 2A।
मुश्किल सवाल है। इज द क्वेश्चन डिफिकल्ट? क्या हो गया? आईसीयू में चले गए सारे? क्या पूछ कर है? सिंपल पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रोफेशनल, और उसके क्या पूछ रहे हैं? फायदे बता दें, और कुछ नहीं पूछा सवाल कि व्हाट इज एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। बता सकते? ये देखें, बस जो लास्ट लाइन है उसमें लिमिटेशन आ रही है, उसमें क्या ऑल मेजर फ्रॉड। टेक्निकली इस एक सवाल में 3 बातें पूछ रहा है, बट आपके लिए अभी तक जो रेलेवेंट है वो 2 बातें हैं। तीसरी बात के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पढ़ते हैं। अमजद कौन है? सीईओ और मेजर शेयर होल्डर। कंपनी कौन सी है? पब्लिक प्राइवेट? ये कौन सा प्राइवेट होता है? आगे बढ़े जरा। उसने क्या डिमांड किया आपसे? टू बिकम द पहला ऑडिटर। उसका व्यू पॉइंट क्या है? उसको लगता है कि ऑडिट सिर्फ एक टाइम पास एक्टिविटी है और ये बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। क्या ऐसी बात है? क्या ऑडिट आपको कोई वैल्यू बिजनेस में नहीं देता? कहाँ लिखा हुआ है? एडवांटेजेस। और आगे पूछे। हाउएवर उसका एक कुछ और भी मानना है कि ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स ऑफ। ये ऑल का वर्ड क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ तो नहीं लेके जा रहा आपको? उसको बताएंगे कि भैया हम लोग एब्सोल्युटली काम नहीं करते, हम लोग रीजनेबल काम करते हैं, और जो आपकी ख्वाहिश है कि हम आपको क्या निकाल के देंगे। पहली बात तो ये कि फ्रॉड पकड़ना हमारा काम है ही नहीं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू देना, सॉरी उनके ऊपर बात करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फ्रॉड पकड़ना हमारा मेन काम नहीं, बट अगर सामने आ जाए तो हम इसको छोड़ते भी नहीं हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो 7 नंबर के लिए भाई साहब ने आपसे 2 बातें टेस्ट कर ली हैं। एक एडवांटेजेस, दूसरा रीजनेबल एश्योरेंस से बात को उठाया और कहां पे जाके फेंका? इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या आपके पास सफ़ा है, कलम है, दवात है? तो बड़ी सवाल लिखते हैं। बातें बहुत हो गई हैं ना, अब हाथ चलने चाहिए, ज़बानें बहुत चल गई हैं। ऑटम 18 का एक क्वेश्चन है, मैं एक सवाल पढ़ देता हूं। अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ असेंडर लिमिटेड। On receiving the company's annual report, he made the following comments. The auditor expressed an unqualified opinion. अच्छा, unqualified का मतलब ये होता है साफ सुथरी, जिसमें हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। Since the auditor must have arrived at his opinion after testing of majority of transactions, therefore the financial statements are correct in all respects.
Since no control deficiency and fraudulent conduct had been reported by the auditor, I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation in the financial statements. अब वो मुंह से कह रहा है, write a letter to your friend thanking him for the birthday gift he sent to you, है ना, to remove his misconceptions related to the audit of financial statements including brief explanation. ये brief क्या होता है भाई? मुख्तसर, brief explanation of your point of view. शुरू हो जाए और मुझे अब आपके हाथ चलते हुए नजर आए. 8 नंबर का सवाल है आपके पास, 15 मिनट. 15 मिनट आपके, 15 मिनट मेरे, अगर ये घड़ी ठीक है तो. ठीक है, 1:15 हुए हैं. चलिए बस 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 रुक जाएं. एक बड़ा मासूमाना सवाल कर पूछता हूँ. आखिरी दफ़ा कंसेक्यूटिव 15 मिनट कब लिखा था? पेपर में. और उसके बाद अब आपको मौका मिला है, हाथ में कलम और आगे आपका सफ़ा. ये प्रॉब्लम है थ्योरी के पेपर में. अकाउंटिंग में फिर भी आप लोग साथ साथ सवाल सॉल्व करते रहते हैं, मगर थ्योरी को आप ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड. आप कहते हैं कि बस यार वो आखिरी महीने में कुछ ना कुछ लिख लेंगे, वो जो 40-50 सवाल आते हैं उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, पेपर दे आएंगे. सर पेपर थ्योरी का कोई भी हो, बल्कि सीए का कोई भी पेपर हो, ग्रेजुअली आप उसमें इम्प्रूव करते हैं. आज जो आपने लिखा होगा, अभी देखता हूँ उसे क्या लिखा है. फ़र्ज़ करें सारा ही ख़राब लिखा है, कोई भी बात सही नहीं लिखी. You don't have to be panic because this is the stepping stone. एक एक करके चीज़ें ग्रेजुअली इम्प्रूव होती हैं, चाहे वो अकाउंटिंग का पेपर हो और चाहे वो थ्योरेटिकल का कोई भी पेपर हो. आज गलती करेंगे, सही कर लेंगे, नेक्स्ट वीक आएंगे, फिर लिखेंगे. अल्टीमेटली मिड तक आपके एक्सप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा निखार पैदा हो चुका होगा. मिड से लेके मॉक तक मज़ीद, और फिर आई कैप का जो पेपर है उसमें आप सोच कम रहे होंगे और लिख ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि वो जो प्रेशर हैंडलिंग है वो हमने आपको यहाँ पे सिखानी है, क्लासेस के अंदर भी, टेस्टिंग के अंदर भी, मिड्स के अंदर भी, मॉक्स के अंदर भी, ताकि आप लोग वहाँ पर जाके ये ना कहेंगे यार काश हम लोगों ने लिख भी लिया होता. आता सब कुछ होता है. अभी पूछूंगा ना कि भाई बताओ इसमें वो क्या क्या टेस्ट कर रहा था, ज़बानी सारे बता देंगे, मगर अपने ही बताए हुए को कागज़ पे लेकर आना भी एक बहुत बड़ा फ़न होता है. सैम्पल बेसिस पे चूज़ करते हैं. नहीं, ये तो फिर आपने हाथ खड़ा कर दिया ना. सैम्पल बेसिस पे चूज़ करते हैं. आपने मेरी जजमेंट ख़राब कर दी. सर 1 2 3 चलें 4, और वो ब्लू और वाइट में 5. सर जी पकड़ लें कागज उनसे. देखते हैं क्या लिखा है, बाकियों से भी ले आए. एक एक करके दे दें मुझे. शुरू में 2 दे दो ना, इतने 2, बाकी फिर कलेक्ट करते रहो. हाँ जी, ये कौन है? असद फिरोज. अच्छा नहीं, ए फिरोज नहीं, अल फिरोज. टू द फ्रेंड, ठीक है, भाई ने लिखा टू द फ्रेंड, ठीक है, ABC. सब्जेक्ट रिमूव मिसकंसेप्शंस रिलेटेड ऑडिट. इट शुड बी रिमूविंग मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग ऑडिट. अच्छा, उसके बाद आपने क्या लिखा? ऑडिटर यूजेस सैम्पलिंग. ठीक है. अब आपने क्या गलती की? इन्होंने लिखा कुछ यूं है कि लेटर का पहले फॉर्मेट खींच दिया, उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट्स बताना शुरू कर दिया. ऊपर की बात आपने नहीं बताई
कि आपने हमसे क्या डिमांड किया था और हम ये क्यों पूरा नहीं कर सकते, उसकी रीज़न क्या है, ये सारे पॉइंट्स। जो ऊपर वाली तमीद बांधनी थी वो नहीं बांधी। ऑल्टर यूज सैम्पलिंग रादर देन टेस्ट एवरी आइटम, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग करंट सिस्टम्स आर दे विल ऑलवेज इनकॉर्पोरेट इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है। एविडेंस परसुएसिव होता है, ठीक है। कॉस्ट ठीक है, डिसरप्शन ठीक है, ठीक है। योर्स ट्रूली आपने एंड कर दिया। 8 नंबर के लिए ये कंटेंट लेस है। क्या इस सवाल में उसने सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशंस ही मांगी हैं? क्या क्या मांगा है? वो ये कहना चाह रहा है कि चूंकि तुमने एक ऐसी ओपिनियन दी है जिसमें तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारे फाइनेंशियल्स बिल्कुल ठीक बने हुए, और हमें लगता है कि तुमने मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या की होंगी, वेरीफाई की होंगी, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया। देयरफॉर फाइनेंशियल्स हमें लगता है कि तमाम एस्पेक्ट्स में करेक्ट है। सिंस तुमने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी भी हमें नहीं बताई और कोई फ्रॉड वाला भी नहीं बताया, मैं सेफली इसमें फर्दर अपना पैसा लगा सकता हूं। मुझे कोई रिस्क नहीं है कि मैं अपने पैसे को यहां से लूज कर जाऊंगा। तो आपने पहले बताना था कि हम जो ऑडिट करते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता भाई, रीजनेबल होता है। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है, पहले वो बातें सारी करनी थी। उसमें आपने वो ये पॉजिटिव फॉर्म वाली बात भी करनी थी, और उसके बाद आपने बताना था कि हम लोग ट्रांजैक्शंस को मेजॉरिटी पे, और ये जो तुम बात कर रहे हो कि कोई रिस्क नहीं है और मैं अपने पैसे सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कल को ये ना करो कि तुम डूब गए, अगर तुम्हारे पैसे तबाह हो गए तो तुम आके मुझे पकड़ लो। हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसकी बेसिस पे तुम लोग अपनी अपनी क्या करते रहो। हमारी अश्योरेंस कौन सी होती है, वो बातें बतानी थी। आपने सिर्फ वो बता दी हैं पॉइंट्स, इसमें आपने किसी भी ना इसको ऐड किया, ठीक है, और ना ही आपने कुछ स्केच खींचा। तो इसमें से अगर मुझे मौका मिलता, अगर मैं होता तो मैं शायद 8 में से 2 नंबर देता, मगर ये विद टाइम इम्प्रूव किया जा सकता है। पीछे पास ऑन कीजिएगा, आता हूँ जी। ये भाई या बहन, टू मुबीन समनाबाद लाहौर है, समनाबाद लाहौर। उन्होंने कहा ये समनाबाद में है। डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द पेपर। तुमने जो मुझे घड़ी गिफ्ट की थी वो बहुत अच्छी थी, मैंने उससे बहुत काम लिया। ये लिखा है, डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। I have just received your letter in which you mentioned that you want to invest in Ascender Limited because their auditors सर यही पूछना था, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमने ऑडिट किया। their auditors कहाँ गया, ये तो राइटिंग भी किधर है। Their auditors gives unqualified report and based on it you are thinking it's 100% safe to invest in this company. Therefore I want to tell you that there are always some inherent limitations in audit. Auditor routinely uses sampling rather than testing every item. He has limited time. Most frauds are deliberate, concealed. Problems क्या है? पहली बात तो ये कि कटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी की हुई है, जिससे ओवरऑल जो उसकी एक लुक है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, आपने शुरू कुछ हद तक बेहतर किया। आपने कहानी से स्टार्ट किया कि आपने हमसे, ये बेसिकली मशवरा हो रहा है यहाँ पे कि आप हमारे पास मशवरे के लिए आए हैं, और आपने कहा कि जनाब चूँकि वहाँ पे उनके ऑडिटर्स ने अनक्वालिफाइड सी बात की है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो नीचे जो आपने बातें बताई ना कि रूटीन बेसिस, सैम्पलिंग, मोस्ट फ्रॉड्स, जो आपने इनहेरेंट बातें बताई हैं, दे शुड बी इन बुलेट्स। आपने उसको लाइन बाय लाइन पैराग्राफ में डाल दिया बस। तो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं इसमें, थोड़ा सा इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। और वो कैसे होगा, इसमें आपने एक तो कटिंग टोटली अवॉइड करनी है, दूसरा कोशिश करनी है कि थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज की तरफ जाएं।
आपने जो स्टार्ट लिया था ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक था, जस्ट लाइक वो जो 9वीं क्लास का एक खत होता था। बाकी ओके, थोड़ा सा प्रोफेशनल टोन के साथ अगर आएँ, इसका सोल्यूशन लाजमी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। बाकी इस रात ये दिखाएं ज़रा मुझे। तो ये हम सैम्पल बेसिस के ऊपर ही करेंगे। हाँ जी, ये कौन है? ठीक है, ये तो ब्लू कलर से लिखा होगा। आई कैप तो मानता नहीं है ब्लू कलर को। नेक्स्ट में मैं रिव्यू कर दूंगा। चल, डियर फ्रेंड, इट इज स्टेटेड दैट द ऑडिटर, अभी हैड या हैज, ऑडिटर हैज गिवन अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज नॉट द गारंटी दैट द नेक्स्ट ऑडिट विल शो द सेम रिजल्ट। ओके, गुड पॉइंट, कि ये पक्की बात नहीं है कि इस दफा अगर अनक्वालिफाइड है तो अगली दफा भी क्या होगी, हमेशा अनक्वालिफाइड। ये अच्छा पॉइंट था। एन ऑडिटर गिव्स ओपिनियन ऑन सैम्पलिंग, ठीक, देयर माइट बी a chance of misstatement in any audit. Absolute assurance cannot be provided due to inherent limitations. And also auditor gives opinion on professional judgment, ठीक है। I'm not saying this that judgment will wrong but may vary. ये लाइन एक्स्ट्रा थी, ऊपर आप कहानी बता चुके होते। And also auditor cannot detect all frauds. He can detect most of the frauds in reasonable assurance, so it is advised that not completely rely on auditor's report. ये जो वर्ड है ना, not completely rely, ये थोड़ा सा आपने उसको हिट कर दिया, आपने चपेट बहुत जोर की मार दी उसको। करीब जाके प्यार से इसको ऐसे कर दें बस। यानी कि आपने क्या बताना था, वो बात हमने बहुत अच्छी लिखी है कि अनक्वालिफाइड दे दिया, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ये क्या होगी, अनक्वालिफाइड। इनहेरेंट लिमिटेशंस को आपने भी बिल्कुल उसमें डाला है उसको, क्योंकि वो उसमें पूछ क्या रहा है, इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या, इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो उसी को आपने ज़रा निखार के करना था। अप्रोच अच्छी है, कटिंग आपने भी की हुई है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये भाई साहब कौन? अच्छा, ये बहन है। This letter is to remove the misconceptions of yours relating to the audit of financial statements. Good. Despite the auditor has given an unqualified opinion, it does not mean that statements are clear from all misstatements and frauds. Okay. Auditor can only give reasonable assurance that is a positive high level of assurance but not absolute. This is all because of some inherent limitations. Very good. उसके बाद आपने वन बाय वन करके सारी कहानी बताई है। गुड। एंड आपने क्या किया, आई बिलीव दिस विल क्लियर ऑल योर मिसकंसेप्शंस। यस, ये लाइन जरूरी थी कि हमें लगता है कि अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं इससे तुम्हारी तमाम मिसकंसेप्शंस क्या हो गई होंगी, क्योंकि देखें कंटेंट क्या था, मेन बात क्या थी, रिमूवल ऑफ। तो अगर आपने सवाल के एंड में इस बात को लिखा ही नहीं कि हमें लगता है कि इस लेटर के बाद तुम्हारी मिसकंसेप्शंस दूर हो चुकी होंगी, आपने फिर सवाल को प्रॉपर्ली एंड ही नहीं किया। तो उसको एंड करने के लिए, उस पर ढक्कन लगाने के लिए ये पॉइंट लिखना लाजमी था। बाकियों से बहुत अच्छा। गुड। क्या हम इसकी तस्वीर खींच सकते हैं? किसका था ये? क्या हम इसकी एक स्कैन कॉपी ले सकते हैं ग्रुप में डालने के लिए? इतराज़ तो कोई नहीं है? ठीक है, इसको एक स्कैन करके ना ग्रुप में डालिएगा। हाँ जी, 3 लोग मुझे और चाहिए, मैं बीला से टाइम निकाल रहा हूँ। 1 2, नो इंटरेस्ट एट ऑल। 3 लो यार, ये बाद में कर लेना, ये काम बाद में कर लेना। इन भाई से लो और उन भाई से लो जी। शुरू करते हैं। 2 फ्रेंड, ये फ्रेंड का नाम भी लिख लो यार कोई। आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम योर एनिमी। ऑडिट डज नॉट डिटेक्ट ऑल फ्रॉड्स, ऐसा है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस and in audit, auditor main work to check the financial statements that they give true and fair view according to applicable financial reporting framework. If in audit auditor identify any fraud, then he report to
cutting. Those charged with governance. In audit, auditor gives high level of assurance but does not give absolute assurance due to inherent limitations. वो क्यों है? क्योंकि नीचे वाली बातें हैं. As per the above issue, auditor gives reasonable assurance. ये बात आप ऊपर 2 दफ़ा कर चुके हैं. कटिंग बहुत ज़्यादा है. और दूसरा एंड नहीं कर पाए. एंड किया ही नहीं, आपने उसको बिल्कुल यहाँ तक ला के छोड़ दिया. ये खला में है बेचारा, इम्प्रूव किया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा. हाँ जी, ये कौन है? I hope you are good. My concerns about your misconceptions. I explain you that audit provided by provided auditor. तो ये बीच में कौन सा प्रोवाइडेड ऐड किया आपने? आपने लिखा है ऑडिट प्रोवाइड बाय प्रोवाइडेड ऑडिटर. इज रीजनेबल. कांट भी शायद लिखा हुआ है, कांट बी हाई लेवल बट डज नॉट but not absolute. As you are thinking that auditor always find fraud, auditor duty to check accounts and check accounts. ये बातें रिपीट क्यों हो रही हैं? आपने लिखा है ऑडिटर्स ड्यूटी टू चेक अकाउंट्स एंड चेक अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग फ्रेमवर्क. द ऑडिटर हैज गिव रीजनेबल एश्योरेंस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस. और उसकी रीज़न ये बता दी कि कॉस्ट हाई होती है. ठीक है, आपने कुछ 2-4 बातें बता दी आगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एंड योर मिसकंसेप्शंस आर क्लियर. नहीं, मज़ा नहीं आया. इसको रीराइट करो. इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर बैठे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये नहीं बताया, आपने इन्वेस्टमेंट के बाद सिरे से फेंकी हुई है. तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे था? इनहेरेंट पे था. ओए होए, ये कौन है? As the auditor of Ascender Limited has expressed an unqualified opinion, this means that the auditor has given reasonable assurance. इसमें लेटर का है. आपने शुरू बेसिकली बताऊँ क्या किया आपने गलती? लेटर के बस बातें लिख दी ऊपर, टू एंड फ्रॉम. अगर मैं ये ख़त्म भी कर दूँ ना, तो आपने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर लिखा है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी करेक्टर. कुछ भी नहीं है इसमें. आपने इसको स्टार्ट कैसे किया है? एज द ऑडिटर ऑफ Ascender Limited हैज़ एक्सप्रेस्ड एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, दिस मीन दैट ऑडिटर हैज़ गिवन रीजनेबल एश्योरेंस दैट अकाउंट्स शो ट्रू एंड फेयर व्यू. हाउएवर दिस डज नॉट गिव एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज ऑडिटर नेवर गिव्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस. ये भी लिखा जा सकता था कि ऑडिटर कौन सी देता है? रीजनेबल नहीं, ऊपर लिखा जा सकता था. सो इट इज नॉट 100% श्योरिटी, ये गलत लाइन, ऑफ गेन. कौन सा गेन? पता खुद नहीं पता. देयर कुड बी अ लॉस. अच्छा, ये वाला गेन. देयर कुड बी अ लॉस. There are many reasons which can reduce the share price. Share price? आप सवाल से बिल्कुल ही बाहर चले गए हो. आपने उबर कराई और बस घूम रहे हो. आपने स्टिक रहना था उसकी बातों पे. अच्छा चलो खैर. शेयर प्राइस सच एज कंज्यूमर इज नाउ मूविंग फॉर चीपर सब्सटीट्यूट्स ऑफ कंपेटिटर ऑफ Ascender Limited. पहले अटेम्प्ट दी हुई है, पहले पढ़ा था, तभी गलती है ना काफ़ी ज़्यादा. अच्छा खैर, देर आर स्टिल चांसेस ऑफ एरर नो मैटर हाउ गुड कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स आर. प्लस द ऑडिटर इज नॉट प्रेजेंट होल ईयर. देर आर for 3 to 4 months, so they have made report on details given by management, so still chances of fraud. However, it is true that नहीं, बहुत आउट ऑफ वे हो ना यार. एक दफ़ा ना मिस का पढ़ना, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है. एनीवन, लास्ट चांस, अगर आप में से कोई खुद से देना चाहता है तो. एक वो भाई हैं और एक ये भाई हैं. वहाँ की स्टार्ट करवाइए.
किसी और को भेज दो, या आप चले जाओ, किसी को यहाँ पे रहने दो। Your comments on the audit report of the financial statements of the Sunday Limited are not right. सीधी चपेट मारता हूँ उसको। First of all, you said financial statements would be correct in all respects as auditor must have used mostly transactions in audit. कोई सेंस नहीं है इस लाइन की। This claim is not right because auditor uses sampling rather than all या mostly transactions because of the inherent spelling गलत है limitation. Secondly, you said that no fraud has been declared by the auditor, so there is no fraud. बात रिपीट कर गए हो। And management is good. कहाँ लिखा हुआ है management is good? और क्या है management good है या नहीं, इसके ऊपर कोई बात करते हैं रिपोर्ट में? First of all, auditor does not specifically works on fraud. His main work is to check spelling गलत है, आपने check वो लिख दिया है, दूसरा वाला चेक। There are following inherent limitations which causes your statement to be true. Checking all the accounts, management may conceal, ठीक है, आपने अगली बातें जो लिखी हैं वो लिखी हैं inherent वाली, इसको भी हम बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा थीम क्या बनता है, आप सवाल स्टार्ट करें, सबसे पहले बताएं कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कंसर्न शेयर किया। आपका कंसर्न क्या था, आपने पहले वो सारी बात बता दी। आपके व्यू पॉइंट्स के मुताबिक हम आपको ये बताते हैं कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, ऑडिटर देता है कौन सी वाली। ऐसा क्यों होता है वो आपने 5-6 बातें बता दी। देयरफॉर I advise you to एक दफ़ा फोरसी करवा लें, चेक कर लें कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक दफ़ा ये देख लें कि कंपनी के बारे में जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो क्या समझते हैं, वो कंपनी कैसी है। एंड वन थिंग फॉर श्योर कि अगर आपको फ्यूचर में लॉस हो जाए, कोई रिस्क आ जाए, तो ऑडिटर या ऑडिट फर्म इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मोस्टली ऑडिट फर्म्स कौन सी होती हैं, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऑल्दो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, मगर ऑडिट फर्म्स की कोशिश होती है कि वो अपने आप को LLP करवा लें ताकि कल को उनकी रिपोर्ट इशू करने के बाद कंपनी कोई फ्रॉड करती है किसी के साथ तो पहली पकड़ में कौन आएगा कि भाई तुमने इसके अकाउंट्स तो चेक किए हुए थे, तुम्हारे मुताबिक अकाउंट्स तो ठीक होने चाहिए थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम जो अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं इट इज़ नॉट 100% एब्सोल्यूट, इट इज़ अ रीजनेबल अश्योरेंस। तो ये आपने 5-6 बातें इसमें लिखनी थी। मेरी अब आपसे एक गुजारिश है, इस सवाल को एक दफ़ा ICAP के सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना प्लस एग्जामिनर कमेंट्स जाके देखिएगा। अटेम्प्ट कौन सी है, ऑटोमेटिक। एग्जामिनर कमेंट्स से भी आपको एक हिंट मिलेगा कि बच्चों ने क्या क्या गलतियां की हैं, प्लस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा हैं और एक चीज़ को रिपीट करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा की हुई है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी हमने ख्याल में रखना है। बट वन थिंग आई वुड लाइक कि एटलीस्ट आपने 15 मिनट तक अपना पेन रोका नहीं, लिखा है, और इस लिखे हुए में जो इम्प्रूवमेंट आएगी इट इज़ ऑलवेज ग्रेजुअल। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी, आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्रेशन डेवलप होगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।